हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 3। और अब तक हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी। इस लेक्चर में कुछ मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट और डायमेंशन क्या होती हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन पढ़ लेते हैं इसकी, फिर इसकी यूनिट की बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती क्या है। देखो, डायमेंशन ऑलवेज फॉर्मूले से निकाली जाती है। अगर हमको चार्ज का फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखो, जो चार्ज है ना, चार्ज का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था हमने। सिंस I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था। फ्लो चार्ज अपॉन में टाइम, टी टाइम में फ्लो चार्ज अगर क्यू है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, Q इक्वल टू आई टी। क्लियर है। तो Q की जो डायमेंशन होगी ना, डायमेंशन ऑफ Q इक्वल डायमेंशन ऑफ I एंड डायमेंशन ऑफ T। तो डायमेंशन ऑफ Q, I की डायमेंशन क्या होती है, I की डायमेंशन होती है M0 L0 T0 A1, और इसकी डायमेंशन टाइम की डायमेंशन T1 होती है। ठीक है, M0 L0 T1 भी हम इसको लिख सकते हैं। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो इसकी डायमेंशन आएगी। अब देखो, दोनों को मिला के ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको लिख लो M0 L0 T1। देखो T1 ML, तो T1 ML के बाद T आता है, फिर A1, ये इसकी डायमेंशन आ गई। इसको इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, कुल मिला के M0 है L0 है, तो इनको हम छोड़ सकते हैं। इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, T1 A1। कई बुक्स वगैरह में या कई टीचर ऐसे भी पढ़ाते हैं A1 T1, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन हमने निकाल दी। इसके बाद में हम चलते हैं इसकी यूनिट्स। अब इसकी यूनिट्स एक आध यूनिट्स नहीं है, कई सारी यूनिट्स हैं। यहां पर यूनिट्स ऐसा लगा देना, यूनिट्स ऑफ चार्ज। देखो, सबसे पहले डायमेंशन हमने निकाल दी। ये पहला पॉइंट तो क्या डालोगे यहाँ पे, ऐसे पॉइंट्स बुलेट्स बना देना। सेकंड हम चलते हैं, वो है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट निकालते हैं हम चार्ज की। तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम। और कूलम को सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। अच्छा, अब एक चीज सुनो, यहां पे एसआई यूनिट तो इसकी कूलम होती है, पर अभी जो मैंने फॉर्मूला बनाया I बराबर क्यू अपॉन टी, यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। तो Q की यूनिट इक्वल I की यूनिट इंटू टी की यूनिट। ठीक है, तो देखो, कूलम को मैं लिख सकता हूं, I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इसकी यूनिट एम्पियर इंटू टाइम की यूनिट सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो मैं इसकी यूनिट कूलम्स की जगह पे एसआई यूनिट में क्या काम में ले सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। बोलो, क्लियर है बात। अब इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट, इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट निकालते हैं। तो इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है ना, वो होती है कूलम भी होती है, बट स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, ये इसकी सीजीएस यूनिट है, स्टेट कूलम। अब स्टेट कूलम और इसमें रिलेशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले इसकी एक यूनिट और भी पढ़ लेते हैं। देखो, स्टेट कूलम को ही हम शॉर्ट में बोलते हैं ESU। क्या बोलते हैं, ESU, यानी कि फुल फॉर्म इसकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या फिर इसी को फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, इसी को फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। FR से इसको डिनोट करते हैं, फ्रैंकलिन भी इसी को हम कह सकते हैं। तो इसकी जो MKS यूनिट है ना, MKS यूनिट तो डायरेक्टली ही होती है, लेकिन CGS यूनिट स्टेट कूलम होती है। इसको ESU भी लिख सकते हैं और इसको फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। फ्रैंकलिन का जो सिंबल होता है वो FR होता है, कैपिटल F स्मॉल r। ठीक है, अब इसकी एक थर्ड यूनिट भी होती है। तो ये ऐसे करके इसकी टोटल 3 यूनिट्स हैं।
फर्स्ट SICGS, एक और होती है इसकी, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है वो सुनो, ये होती है EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है? EMU। EMU की फुल फॉर्म भी यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को जैसे इसको ESU लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं EMU। और ये होती क्या है? ये होती है एब कूलम। एब कूलम क्या होती है? एब कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है इसकी? एब कूलम। अब ये देखो, चार्ज की टोटल 3 यूनिट्स हो गई। अब एक ही चीज की अलग अलग यूनिट्स हैं, तो इनमें आपस में रिलेशन भी होता होगा, तो वो हम रिलेशन बता देता हूं मैं तुमको। तो इसमें रिलेशन देखो, आपस में क्या रिलेशन है वो समझ लो। सबसे पहले तो 1 कूलम इक्वल टू, इन दोनों में रिलेशन बता रहा हूं, कूलम और स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, या फिर स्टेट कूलम भी मैं यहां पे लिख सकता हूं। ESU की जगह क्या लिख सकते हैं? स्टेट कूलम। अब चलते हैं, अगला रिलेशन है EMU और ESU, मतलब इन दोनों में निकाल लिया, इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं, या फिर पहले इन दोनों में बता देता हूं चलो मैं। तो इन दोनों में रिलेशन होगा 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब कूलम। ये इन दोनों में रिलेशन आ गया। अच्छा, तो इन दोनों में रिलेशन निकाल लिया, इन दोनों में रिलेशन निकाल लिया, इन दोनों में भी रिलेशन निकाल लेते हैं। तो वैसे 2 रिलेशन मैंने बता दिए, तो तीसरा रिलेशन तुम खुद भी निकाल सकते हो। वो होता है 1 ESU EMU। 1 EMU इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU। अब 10 कैसे आया भाई? इसका 9 और 1 11, 10, टोटल 10 हो जाएगा। 3 × 10⁻10 ESU। ये तो हो गई चार्ज की जो मेन यूनिट है, वो सब हो गई। अब इसकी सम अदर्स यूनिट और हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। एक तो आता है इसमें लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और एक होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये 2 और हैं, ये हमको पढ़नी है। तो देखो, लार्जेस्ट हमको पढ़नी है, स्मॉलेस्ट तो ESU होती है। स्मॉलेस्ट तो क्या होती है? ESU। स्मॉलेस्ट तो यही होती है, बस लार्जेस्ट इसकी होती है फैराडे। लार्जेस्ट इसकी क्या होती है? फैराडे। FARADAY, फैराडे। अब तुम कहोगे कि चलो हमको ये तो पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ESU है, इसका कूलम के साथ, इसमें कूलम ही काम में आएगा, इसका कूलम के साथ क्या रिलेशन है ये हमने पढ़ लिया है भाई। स्मॉलेस्ट यूनिट का ESU का रिलेशन इसके साथ हमने पढ़ लिया, कूलम के साथ। कहां है? ये रहा, ये रिलेशन है। बट लार्जेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज है ना, उस फैराडे, ये कितने कूलम्स के इक्वल होता है? तो ये होता है फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। इतने कूलम्स के बराबर होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स के बराबर होता है। तो ये टोटल इसकी यूनिट्स हैं, इनको ढंग से एक बार नोट कर लें। इसके बाद में सम अदर यूनिट्स। अब कुछ अदर यूनिट्स हैं जो कि प्रीफिक्स वाली हैं, जो 11th में हम पढ़ चुके हैं जिन चीजों को, जैसे 1 किलो कूलम इक्वल टू 10⁻3 कूलम। अगर आ जाए 1 मेगा कूलम इज इक्वल टू कितना? 10⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम 10⁻⁻2 कूलम। 1 माइक्रो कूलम, ये -3 आएगा, 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे ही नैनो कूलम भी दे सकता है, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻9 कूलम। पिको में 10⁻12 आ जाएगा। ऐसे करके हमारा यहीं तक काम पड़ेगा, तो मैंने इतनी बता दी है। ये चार्ज की टोटल
जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं। इनको एक बार ढंग से अच्छे से नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक में सम चार्ज पार्टिकल्स। ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि इस कंप्लीट लेक्चर में हर टॉपिक में हमारे काम आएंगे, ठीक है। इनका यूज हमको करना पड़ेगा। क्वेश्चन में सीधा ही इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटॉन देगा, पॉजिट्रॉन देगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सब दे देगा। अब तुमको इनका चार्ज और मास, दो चीजें ध्यान रखना, चार्ज और मास तुमको पता होना चाहिए इनका, ये होते क्या क्या है वो मैं तुमको बता देता हूं। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये इसका मास होता है। सबका मास लिख देता हूं मैं वो, चलो कंप्लीट करो इसको। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना? सेम ही होता है, ये तो बस नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस साइन और लगा लेना, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। आगे चलते हम। अब पॉजिट्रॉन, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, तो इसको PO से डिनोट कर रहा हूं मैं, PO, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब सुनो पॉजिट्रॉन क्या होता है। अभी के लिए इतना मान लो, पॉजिट्रॉन वगैरह ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन कोई फ्री पार्टिकल नहीं होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक फ्री पार्टिकल है, मूव करता है, लेकिन ये कोई फ्री पार्टिकल नहीं है। ये पार्टिकल केवल न्यूक्लियर रिएक्शन, ओनली न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे रिलीज होता है। और जो है पॉजिट्रॉन, इसकी क्या है इसका मास वो सुनो। इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है, तो इस चीज को नोट कर लें ढंग से। इसका जो मास है ना वो तो इलेक्ट्रॉन के बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, एंड चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? देखो जो बीटा पार्टिकल है ना, बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं। बीटा पार्टिकल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ बीटा पार्टिकल कितना आ जाएगा? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और नेक्स्ट आ जाएगा चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल कितना? सेम वही, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। नेक्स्ट आता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम होता है, हीलियम। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है सेकंड नंबर पर। हीलियम का न्यूक्लियस ये है। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं टोटल। इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं, ठीक। अब देखो, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से रिमूव कर दूं तो केवल क्या बचेगा? न्यूक्लियस। दिस इज अल्फा पार्टिकल। इसी को क्या बोलते हैं हम? अल्फा पार्टिकल। तो इसमें देखो, इसका मास वगैरह हम सब कुछ निकालेंगे, वो सुनो ढंग से। इसमें चार्ज तो 2 प्रोटॉन्स के बराबर ही है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं। इसका जो चार्ज है ना, चार्ज ऑफ अल्फा 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्लियर? 2 प्रोटॉन के बराबर इसका चार्ज है। लेकिन मास टोटल देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट होता है, लगभग सेम ही होता है। वैसे ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, लेकिन अप्रोक्सीमेट सेम ही होता है, ज्यादा डिफरेंस इनमें है नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन, न्यूक्लियर रिएक्शन में अलग पढ़ेंगे, बट यहां पे नॉर्मली सेम ही हमको पढ़ना है। तो 2 और 2 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मास m अल्फा कितना आ गया? 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, क्लियर? अब हम निकालते हैं इसका
चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर? ये तो हो गया ये 5 पार्टिकल्स। एक पार्टिकल और है, मैं बता देता हूं, लिखना भूल गया था, वो है ड्यूट्रॉन। पार्टिकल क्या है? ड्यूट्रॉन। अब अगर मैं ड्यूट्रॉन होता क्या है, देखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, तो जिसमें ड्यूटेरियम जो होता है ना, उसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन। जैसे हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। ऐसे ड्यूट्रॉन क्या होता है? 1s2। ड्यूट्रॉन क्या होता है? 1h2। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, कैसे होगा? इसमें 1 प्रोटॉन एंड एक ही क्या होगा? न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। अब सुनो, इसका चार्ज तो एक प्रोटॉन के बराबर, और इसका मास कितने प्रोटॉन के बराबर? एक प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन का, लगभग 2 हो गया, तो लगभग 2 प्रोटॉन के बराबर। तो ये है मास ऑफ ड्यूटेरियम इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास का डबल कर दो, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन के इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इन चीजों को, ये जितने भी पार्टिकल्स मैंने कराए, 6 पार्टिकल्स हैं टोटल, इनको ढंग से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इनका बार बार काम पड़ेगा, फिर तुम बाद में बोलोगे सब ये कहां से आ रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहे। तो इनको ढंग से नोट कर लें एक बार। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक के लिए पूरा लेक्चर है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। टोटल कितनी? 4, जिनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या लिखा हुआ है इस पर ध्यान ही मत दो, तुम तो जो मैं समझा रहा हूं वो समझो, ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एडिटिविटी का मतलब है टोटल चार्ज या नेट चार्ज। किसी बॉडी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट पर यहां पे +1 कूलम चार्ज है, यहां पर -2 कूलम चार्ज है, यहां पर +3 कूलम चार्ज है, और यहां पे -1 कूलम चार्ज है, मान के चलो। अब हो सकता है यहाँ सेंटर पे भी रख दो, कहीं भी, मतलब कोई भी चार्ज हम रख सकते हैं। कोई भी, कैसी भी बॉडी हो, कैसा भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो हमसे कहे ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, इसका नाम मैं देता हूं ए, माना कि इसका नेम क्या है? ए। इस ऑब्जेक्ट ए पर नेट चार्ज निकालो, टोटल चार्ज या नेट चार्ज निकालो। तो नेट चार्ज अगर हमको निकालना है तो इस पर जितने भी चार्ज हैं उनका एल्जेब्रिक सम कर दो, सबको ऐड कर दो। एल्जेब्रिक सम का मतलब है पॉजिटिव है तो प्लस कर लो, नेगेटिव है तो माइनस कर लो, क्योंकि जो चार्ज है ना वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर प्रोडक्ट ही हम यहां पे करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं करेंगे। तो QA इक्वल टू नेट चार्ज निकालेंगे, इसको Q1 Q2 Q3 Q4 मान लो, तो सबको ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सबको ऐड करो तो कितना आएगा? QA इक्वल टू कितना आ जाएगा? +1 -2, या कंप्लीट लिख लो, +1 -2 +3 और -1, इनको करो, सम करो, इनका क्या आएगा? 1 से 1 कैंसिल आउट, +1 बचा, +1 कूलम। दिस इज द नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट ए। ये ए ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज या टोटल चार्ज भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर है, इसलिए नेट और टोटल का में कोई डिफरेंस नहीं है, नेट और टोटल का मतलब एक ही होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी अगर हो ना तो नेट अलग चीज होती है, टोटल अलग चीज होती है। तो सबसे पहले तो ये देख लो इसका नेट चार्ज इतना है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, जो कि तुमको खुद करना है। क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर नेट चार्ज या टोटल चार्ज निकालो। यहां पे चार्ज है, ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर लेना बी, चलो मैं ऑब्जेक्ट का नेम देता हूं बी, +1 कूलम, -3 कूलम, और चलो थोड़ा सा अलग टाइप का मैं बता देता हूं, तुमको ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसे ही चार्ज रखे जाते हैं क्या। मान के चलो एक ऐसा ये है, ये कुछ बी
ऑब्जेक्ट है, इसमें यहां पर रखा हुआ है +1 कूलम, यहां पर रखा हुआ है -2 कूलम, यहां पर रखा हुआ है +7 कूलम और यहां पर रखा हुआ है -3 कूलम। अब तुमको बताना है इस बॉडी पर नेट चार्ज, तो सीधा सीधा सा सम कर देना। अब डेफिनेशन पढ़ो, इसकी डेफिनेशन बाद में इसलिए पढ़वा रहा हूं कि तुमको चीज समझ में आनी चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट पर जितने भी चार्ज है उनका एल्जेब्रिक सम कर दो, वो नेट चार्ज या टोटल चार्ज होगा। तो ये थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले मैं टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक बताने के बाद इसकी डेफिनेशन वगैरह हम पढ़ेंगे। सुनो, टॉपिक कुछ ऐसे है कि एक चार्ज है, यहां पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, और एक यहां पे एम मास है, एक मास है एक चार्ज है। अब ये दोनों रेस्ट कंडीशन में हैं, मतलब जो इनकी वेलोसिटी है ना वो जीरो है, दोनों की वेलोसिटी जीरो है। तो इस पे चार्ज कितना Q और इस पे मास कितना M। अब यदि मैं इनको V नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वेलोसिटी इनकी जीरो नहीं है, तो जो अब ये मोशन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में V वेलोसिटी के साथ, ऐसी स्थिति में जो चार्ज है ना वो तो बदलता नहीं है, चार्ज इनवेरियंस मतलब वेरिएबल नहीं है, ये नहीं बदलेगा, लेकिन मास इज वेरिएबल, मास चेंज हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहां पे अगर मैं मोशन की कंडीशन में या डायनामिक कंडीशन में चार्ज Q डैश इक्वल टू Q, रेस्ट और मोशन की कंडीशन में, और रेस्ट और डायनामिक कंडीशन में चार्ज, दोनों ही कंडीशन में चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज इनवेरियंस होता है। बट मास, अगर डायनामिक कंडीशन में मास m डैश है वो नॉट इक्वल होगा m, ये बदल जाता है। अब चार्ज तो बदलता नहीं है, चार्ज चेंज नहीं होगा, चाहे वो रेस्ट कंडीशन में और डायनामिक कंडीशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मास चेंज हो जाता है। जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बदलता है वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो, m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास बदलता है। यहां पे m नॉट क्या है? मास एट रेस्ट। जब वो रेस्ट कंडीशन में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तब उस कंडीशन में मास है m है उसका डायनामिक मास। जब वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका मास है m। यहां पे v क्या है? v है स्पीड ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल में m मास है उस पार्टिकल की स्पीड। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि जब चार्ज तो बदलता नहीं, तो चार्ज की तो बात ही नहीं करें, हालांकि बात यहां चार्ज की करनी थी, बट बीच में एक टॉपिक टपक गया कहीं बीच में से, ये वेरिएबल होता है। तो अगर मैं मास की बात करूं, इसका मतलब रेस्ट कंडीशन में और डायनामिक कंडीशन में मास अलग अलग होता है। तो कोई बाइक चल रही है, कोई बाइक चल रही है, तो चलती हुई बाइक का मास ज्यादा होगा या जब वो खड़ी है तब ज्यादा होगा? तो इसका जवाब है चलती हुई बाइक का मास ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो मान के चलो, अगर रेस्ट कंडीशन में बाइक का मास 100 किलोग्राम है, तो डायनामिक कंडीशन में इसका मास होगा 100.0000000 डैश कुछ किलोग्राम। तो चेंज तो होगा, लेकिन कम वेलोसिटी के लिए ज्यादा चेंज नहीं होगा। वो चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी कम है, इसलिए ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, चेंज आता है कब? जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कर दें, जब किसी पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा हो तो बहुत मास चेंज हो जाता है। जैसे देखो, c की वैल्यू कितनी होती है? c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हम v कर दें 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड से यदि लाइट की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो मास है ना वो चेंज
होता है या उसमें ज़्यादा चेंज आता है, लेकिन कम स्पीड में ज़्यादा चेंज नहीं आता है। तो इसमें तुमको लिखना क्या है अभी मैं बता देता हूं। देखो तो देखो इनवेरियंस ऑफ चार्ज में लिखना क्या है हमको, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन द रेस्ट एंड डायनामिक स्टेट। तो क्यू रेस्ट इक्वल टू क्यू डायनामिक। इसके बाद में नोट करके चीज लिख देना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मास चेंज इन द डायनामिक स्टेट। अब कितना चेंज होता है किस फॉर्मूले से पता चलेगा, फॉर्मूला नीचे लिख दिया है, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम क्या है डायनामिक मास, एम नॉट क्या है रेस्ट मास, v क्या है स्पीड ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल का मास चेंज हो रहा है उस पार्टिकल की स्पीड, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, चाहे तो लिख सकते हैं, v क्या है स्पीड ऑफ पार्टिकल, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट है। और c की वैल्यू कितनी होती है ये हम सब जानते हैं, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें नोट कर लो एक बार, फिर थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कंजर्व होता है, कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो लॉ है ना ये किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या है एक बार ये रटी पिटी डेफिनेशन पढ़ लो, हालांकि डेफिनेशंस का ज़्यादा मतलब नहीं है, इसमें समझने का काम ज़्यादा है। देखो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, बट इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, इसका मतलब है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इसका कहने का मतलब ये है, इसको समझो क्या कहना चाह रहा है। कई एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूं। पहले एक एग्जाम्पल देता हूं, मान के चलो एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कई चार्जेज हैं। सबसे बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, इसमें कई चार्जेज हैं, जैसे कि एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, ऐसे ज़्यादा भी हम मान सकते हैं। इसको मैंने मान लिया +1 कूलम, इसको मान लिया +6 कूलम और इसको मान लिया -3 कूलम। ठीक है, अब जैसे मान के चलो एक डब्बा है, इस डब्बे में बॉल्स मैंने रख दी, इन बॉल्स पे इतना चार्ज है। अब मैंने इस डब्बे को ऐसे हिला दिया और हिलाने के बाद क्या देखा कि इस सिस्टम की कंडीशन ऐसी है कि 2 बॉल्स पे चार्ज तो हमको पता चल गया, तीसरी बॉल पे हमको नहीं पता। तो देखो इस पे मान के चलो +1 की जगह हो गया +2, इस पे हो जाता है -1 कूलम, इस पे इसकी जगह क्या हो गया -1 कूलम। हमसे कह रहा है कि इस पर नेट चार्ज कितना होगा ये फाइंड करो। अगर मैं इसमें A, B और C मान लूं, इनको A, B और C, तो देखो अब हमने डेफिनेशन को, पहले इस डेफिनेशन को रॉन्ग प्रूफ करता हूं मैं, देखो उसके बाद सही भी बताएंगे, इसीलिए तो रॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है आज तक। तो तुम अगर निकाल सको तो निकाल लेना, कहीं से मिल जाए तुमको, बुक्स में नहीं मिलेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि बुक्स में होता तो मैं यूनिवर्सल लॉ नहीं बोलता इसको। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्रिएट वाला देखो, यहां पे +1 कूलम चार्ज है, यहां पे +1 वाली वॉल पे कितना हो गया +2, तो चार्ज तो क्रिएट हो गया ना, 1 की जगह 2 हो गया, 1 बढ़ गया, उस पर कहां से आया, क्रिएट ही तो हुआ नहीं, क्रिएट नहीं हुआ है। अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन ये है कि इसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो गया हो, एक से दूसरे पे ट्रांसफर होगा तो भी तो कम ज्यादा हो सकता है। तो यही कंसेप्ट यहां पे लगाना है। तो यहां पे स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में इसका नेट चार्ज कितना है, क्यू नेट बराबर कितना है, QA + QB + QC, निकाल लो इसको, Q नेट इक्वल टू +1 + 6 -3, Q नेट बराबर कितना आ गया, इसको
करो इसका सम करो तो कितना आएगा 7 - 3 4 कूलम। तो इस सिस्टम पर नेट चार्ज क्या था +4 कूलम। अब इधर देखते हैं क्यू नेट या क्यू डैश नेट बराबर क्यू ए डैश क्यू बी डैश प्लस क्यू सी डैश। इनको हिलाने के बाद डैश लगा दिया मैंने, पहले की कंडीशन में ये, फाइनल कंडीशन में ये, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में तो Q1 QA QB QC माने हैं और फाइनल कंडीशन माना हमने QA डैश QB डैश। Q डैश नेट बराबर कितना, इसकी जगह तो +2 -1 और प्लस इसकी जगह हमको पता नहीं है तो इसको मैं Q मान लेता हूं। इस पर हमको पता नहीं है, इसको मैंने Q मान लिया, ठीक है। Q माना तो यहां पर क्या आ गया, Q डैश नेट बराबर क्या आ गया, यहां पर +1 बचा, Q +1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां पे देखो, यहां तक हमने पढ़ लिया, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब यह है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब इसमें से चार्ज बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर का चार्ज इसमें अंदर नहीं आना चाहिए, अलग थलग सा जो सिस्टम होता है उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। 11th में सब पढ़े हैं हमने थर्मोडायनामिक्स में। यहां से कोई भी चार्ज बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर से कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं आना चाहिए, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? अलग थलग मतलब किसी एक्सटर्नल कोई कनेक्शन है ही नहीं इसका, ना तो दे सकता है नहीं ले सकता, एक्सटर्नल कोई कनेक्शन नहीं है, जो करना अंदर ही अंदर कर ले। तो ऐसी कंडीशन में नेट चार्ज किसी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्यू नेट, सोच के बताओ, इक्वल होगा क्यू डैश नेट के। क्लियर? ये पहले और ये इनिशियल, ये फाइनल, दोनों चार्ज सेम आएंगे अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो। और हम आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं तो इधर तो कितना 4, इधर कितना Q +1। यहां से हम निकालते हैं तो Q = 4 - 1, Q = 3 कूलम। तो हमको पता चल गया कि इसी वाले पर कितना चार्ज आना चाहिए, 3 कूलम। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और भी मैं बताने वाला हूं, तो इस एग्जांपल को एक बार नोट करें, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर और कई एग्जांपल्स में बताऊंगा इसके। कर लिया नोट? अरे वीडियो पॉज कर लो, चलो मिटा दें, ठीक। इसको मैं साफ कर देता हूं। ये एग्जांपल नंबर 1 था। अब एक नेक्स्ट थ्योरेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे जो मैंने एग्जांपल दिया है इससे तुमको समझ में आ ही गया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। फिर भी मैं एक एग्जांपल, थ्योरेटिकल एग्जांपल देखो। जब हम ग्लास की किसी स्लैब को या ग्लास की किसी रॉड को रब कराते हैं, किसके साथ, कॉटन के साथ। कॉटन के साथ जब हम इसको रब कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कॉटन पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब इसको समझना, वही आइसोलेटेड सिस्टम वाली बात है कि यहां पे एक मैंने ग्लास की कोई स्लैब या ग्लास की कोई रॉड या कुछ भी, कोई भी ग्लास का मटेरियल ले लिया मैंने, ठीक है। अब ग्लास मटेरियल को रब कराओ किसके साथ, रब कराऊंगा मैं कॉटन के साथ। ये कॉटन क्लॉथ है जिसके साथ मैंने इसको रब कराया। तो रबिंग से पहले की कंडीशन ये थी और रबिंग के बाद में क्या होगा, आफ्टर रबिंग, ये ग्लास की स्लैब, इसके साथ में कॉटन क्लॉथ, रबिंग करा के मैंने इनको अलग अलग कर दिया। तो जब इनको रब कराया तो रबिंग के बाद इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जैसा कि हमने पढ़ा, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर इस पर +Q चार्ज आया तो इस पर -Q चार्ज आएगा। ये चीजें मैं अच्छी तरह बता चुका हूं, तो पिछली वीडियो देख लें। यहां से इस पर +Q चार्ज क्यों आया, यहां पर प्लस क्यों आया और यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गया तो यहां पर प्लस चार्ज और यहां पर माइनस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसलिए नेगेटिव चार्ज। तो जितने पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज उधर आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना ही चार्ज आएगा दोनों पे। देखो
हम डेफिनेशन को फिर एक बार गलत करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ये कहती है चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहां पे देखो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहां पे चार्ज आ चुका है, बोलो हाँ या ना। तो चार्ज तो क्रिएट हो गया ना, फिर से देखो। लेकिन यहां पे अभी इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज जीरो है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज जीरो है। वो कह रहा है कि अगर तुम किसी भी सिस्टम के एक पार्ट को देखोगे तो तुमको क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता हुआ लगेगा, बट तुम दोनों कंप्लीट सिस्टम को देखोगे तो कोई भी चार्ज यहां पर जनरेट या फिर क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो सिस्टम में तो दोनों आ जाते हैं, दोनों को रब कराया तो दोनों सिस्टम में है। टोटल ओवरऑल सिस्टम की बात करूं मैं, आइसोलेटेड सिस्टम की, तो यहां पे क्यू नेट बराबर कितना, Q1 प्लस Q2। इसको मैं Q1 मान लेता हूं, इसको Q2 मान लेता हूं। तो Q नेट बराबर कितना बोलो, जीरो। यहां पे नेट चार्ज कितना है, जीरो। इनकी रबिंग से पहले नेट चार्ज जीरो है, रबिंग के बाद चेक करते हैं। तो इस पर Q नेट Q डैश नेट बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसको मैं, ये Q1 था तो इसको Q1 डैश मान लिया, इसको Q2 डैश मान लिया। Q डैश नेट बराबर Q1 डैश कितना प्लस Q, Q2 डैश माइनस Q इक्वल टू जीरो। अब समझे कुछ, यहां पे नेट चार्ज जीरो, इनकी रबिंग से पहले नेट चार्ज जीरो, इनकी रबिंग के बाद भी नेट चार्ज जीरो। भले ही इन पे अलग अलग चार्ज आ गया बट नेट चार्ज तो अभी भी कितना है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब डेफिनेशन सही है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, चार्ज केवल ट्रांसफर होता है। कहां हुआ ट्रांसफर, भाई यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुए ना, तभी तो इस पे प्लस आ गया, इस पे क्या आ गया, माइनस। तो ये इसका सेकंड एग्जांपल था। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना, अगर चाहो तो थोड़ी सी थ्योरी भी लिख लेना इसमें, जैसे मैंने बोला है अपनी सुविधा के हिसाब से जो तुमको सही लगे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मिटा दें, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर मैं यहां पर सबसे पहले तो एक चीज समझो, ये है प्रोटॉन नहीं है, ध्यान रखना, ये है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को E प्लस से डिनोट करते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है मैं बता चुका हूं, ठीक है, जिसका मास तो किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर, और चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है, उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो ये मिलके बनाते हैं दो गामा फोटोन, टू गामा फोटॉन्स बनाते हैं। गामा फोटोन ऐसा पार्टिकल होता है, या ऐसा पार्टिकल तो नहीं, फोटोन होता है, तो फोटोन है तो पार्टिकल नहीं होगा, ये ऐसा फोटोन होता है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस पूरी रिएक्शन में नेट चार्ज की बात करूं तो इनको आपस में मिलने से पहले और मिलने के बाद चार्ज, यहां पर नेट चार्ज Q नेट बराबर कितना, यहां पे तो प्लस का E, यहां पे माइनस E, नेट कितना, जीरो। अगर बाद में मैं देखूं तो बाद में भी कंडीशन क्या है, इस पे Q डैश नेट बराबर कितना, यहां पे इसका चार्ज जीरो, इसका चार्ज भी जीरो, तो नेट जीरो। तो यहां पे भी वही चीज प्रूव हो रही है, नहीं हो रही बोलो, Q नेट बराबर Q डैश नेट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इसका लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलता है। अब कई तो यही कमेंट कर देते हैं साहब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे बदल सकता है, बदलता है। न्यूक्लियर वाला, न्यूक्लियस वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पर, ठीक है। देखो, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता हो और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग लेते हैं जिससे कि इनको बैलेंस करके मैं बता सकूं तुमको। देखो, पहला मैं न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल रहा हूं, तो जब ये बदलेगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलती है, ठीक है। देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, ज्यादा न्यूट्रॉन का होता है, तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन बाहर निकल गया, जो थोड़ा सा मास बचा वो इलेक्ट्रॉन और इसके
फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब सुनो, इस रिएक्शन में स्टार्टिंग में नेट चार्ज कितना, क्यू नेट बराबर, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है तो क्यू नेट बराबर 0। प्रोटॉन पे चार्ज कितना, प्रोटॉन पे चार्ज इधर निकालते हैं, क्यू नेट क्यू डैश नेट बराबर, इस पे चार्ज कितना प्लस ई, इस पे चार्ज माइनस ई, इस पे चार्ज 0। ये एक फोटोन है, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता तो टोटल 0। क्या वही चीज सेम टू सेम यहां पे वेरीफाई हो रही है, नहीं हो रही? क्यू नेट बराबर क्यू डैश नेट। नेक्स्ट एग्जांपल, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में यहां पे निकलता है पॉजिट्रॉन। मैंने कहा था कि पॉजिट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्रिएट होता है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ रहा हूं तो न्यूक्लियर रिएक्शन में देखो पॉजिट्रॉन बना, प्लस साथ में निकलती है न्यूट्रिनो। इसको तो बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। ये भी एक फोटोन है। यहां पे नेट चार्ज कितना, इधर नेट चार्ज क्यू नेट बराबर कितना पॉजिटिव ई, क्लियर भाई, प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज होता है। इस पे नेट चार्ज देखो, इधर निकालते हैं क्यू डैश नेट बराबर, इस पे नेट चार्ज 0 प्लस इस पे प्लस ई, जैसा कि कह रहा है प्लस इस पे 0, क्या आया प्लस ई। इसमें देखो अभी तक 0 0 वाले एग्जांपल हमने लिए हैं, इसमें 0 नहीं है। इसमें इस रिएक्शन को स्टार्ट होने से पहले नेट चार्ज कितना था प्लस ई, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी नेट चार्ज कितना है प्लस ई, मतलब क्यू नेट इक्वल टू क्यू डैश नेट। तो बोलो ये एग्जांपल समझ में आए? नेक्स्ट एग्जांपल और न्यूक्लियर रिएक्शन के ले लेता हूं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ही इसके ज्यादातर एग्जांपल हैं। देखो एक एग्जाम, इसको मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा सा लिख लेना इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल रेडियो एक्टिव डिके का एग्जांपल मैं ले रहा हूं। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके ये क्या होता है उसी चैप्टर में आएगा, और थोड़ा बहुत तो तुमने पहले ही पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में, केमिस्ट्री वगैरह में। 92 यूरेनियम 238, ये हमेशा इसका डिके होता है। तो किस किस रूप में इसका डिके होता है समझो, और भी कई तरीके से हो सकता है। 90 थोरियम, एक तो थोरियम बनता है 234 प्लस साथ में एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है। अल्फा पार्टिकल को क्या लिख सकते हैं 2He4, क्लियर। इसमें भी गौर से देखो, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये थोरियम का है, और ये अल्फा पार्टिकल है मतलब हीलियम का है। यहां पे न्यूक्लियस है, केवल न्यूक्लियस है, तो इधर क्यू नेट बराबर कितना 92E पॉजिटिव 92E, ठीक। अब इसमें इधर देखो मास जो है ना, मास कितना आएगा 238 इंटू MP, मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन चार्ज कितना 92। ये भाई ZXA ऐसे लिखते हैं ना, तो Z क्या है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है ये क्या होता है Z। ऊपर एटॉमिक मास है, जिसमें अगर मैं इसमें से 92 को माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इधर देखो क्यू नेट क्यू डैश नेट बराबर, इधर कितना प्लस 90E, इधर कितना प्लस 2E, कितना हो गया 92E। तो बताओ यहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये सब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जांपल थे। लास्ट में नोट डाल के लिख लेना कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक यूनिवर्सल लॉ है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं, इसका कोई अपवाद ही नहीं है, मतलब ऑलवेज राइट, कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता इसके अंदर। मिनिमम चार्ज जो इंडिपेंडेंट रह सकता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। मिनिमम चार्ज जो इंडिपेंडेंट रह सकता है वो क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऐसा नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इससे कम चार्ज
इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकता। इससे कम चार्ज कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। मतलब चार्ज की अगर मैं बात करूं कि चार्ज का फंडामेंटल चार्ज, इसको हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल चार्ज। मतलब चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर इससे कम तो नहीं हो सकता। सबसे मिनिमम चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे, जो इंडिपेंडेंट रह सकता है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये बात हम करेंगे बाद में, अभी लिखने वाला काम बाद में। पहले समझ लो कि ये होता क्या है। पहले मैं समझा देता हूं, अगर तुम लिख पाओ तो ठीक है, नहीं मैं लिख दूंगा। तो किसी भी फंडामेंटल चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी ऑब्जेक्ट पर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। अगर उस पर चार्ज है तो, ऑलरेडी जीरो है तो फिर अलग बात है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? देखो, मैं यहां पे कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ए एंड बी। ठीक है, ध्यान देना, अगर तुमको ये समझ आ गया ना, ये समझ डाला तो लाइफ झिंगा डाला। देख लो, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। अब इन पे चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता, ये पूरा इसको मिला के अगर सिस्टम है तो, बट चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम और डिवाइड कर सकते हैं क्या? कभी तुमने सुना है कि आधा इलेक्ट्रॉन कोई और ऑर्बिट में चला गया हो? कभी नहीं। अभी तक फिजिक्स में जितना हम जानते हैं, जितना साइंटिस्ट जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता अभी तक। अगर आगे तुम करो, अगर तुम कोई ऐसी थ्योरी लेके आते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाए और उससे आज के जो साइंटिस्ट हैं उनको सेटिस्फाई कर दो, तो तुम्हारा नाम एक नई लिस्ट में जुड़ेगा। तो मैं तुमको साइंटिस्ट बनने का ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक, चलो, अभी तुम साइंटिस्ट नहीं हो, पढ़ लो। किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहने का मतलब यह है कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो मिनिमम अमाउंट अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं? वो है 1, क्योंकि आधा डेढ़ ये इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मिनिमम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 1। तो देखो, ए माना कि ऐसा मान लेते हैं कि ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो ए बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इधर पहुंच गया। ठीक है, तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आया? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बताना। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इस पे चार्ज आ गया प्लस ई, इस पे चार्ज आ गया माइनस का ई। अब यदि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर, ऐसा कब हुआ? जब नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? n बराबर 1। इस पे चार्ज q बराबर, इस पे तो प्लस 1e लिख लो या प्लस e लिख लो, और इस वाले पे जो चार्ज है वो कितना आ गया? माइनस e। अब अगर मैं टू इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता हूं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता हूं, तो इधर चार्ज कितना आएगा? प्लस का 2e, और इधर चार्ज माइनस का 2e। क्लियर है? अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस पे से ट्रांसफर करता हूं, ठीक है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं, ये फर्स्ट के लिए था, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता हूं, तो इस वाले पे चार्ज कितना आएगा? प्लस 3e, और n बराबर 3, और इस पे कितना आ जाएगा? माइनस 3e। क्लियर है? कुल मिला के मैं 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा हूं तो 1e, 2 को कर रहा हूं 2e, 3 को कर रहा हूं तो 3, और n इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें तो कितना, इस वाले पे कितना चार्ज आएगा? इधर वाले पे प्लस ne, और इधर वाले पे q बराबर माइनस का ne। क्लियर? कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, प्लस माइनस को अगर ध्यान, प्लस किस पे आता है? जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है वहां पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। कुल मिला के मैं कह सकता हूं किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज जो होता है ना, वो प्लस माइनस टोटल चार्ज Q बराबर प्लस माइनस एनी। टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे कितना होता है? Q बराबर Q इक्वल प्लस माइनस एनी। n क्या है? n एक इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर। 1 2 3
हेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1.5 2.2 3.9 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब यह कि इलेक्ट्रॉन्स को तुम डिवाइड नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 इंटीजर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो कुल मिला के जो टोटल चार्ज किसी बॉडी पर होता है ना, वो फंडामेंटल चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। सही है क्या? जो किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। यही क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो तुमको समझ आया? एक चीज यहां पे, अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक चीज और बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है लेकिन होता तो है, ऐसा तो नहीं है कि होता ही नहीं है, होता तो है ना। जब इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो मास किसका कम हो रहा है और किसका बढ़ रहा है? सोच के बताओ। ए बॉडी के मास में कमी हो रही है माइनस डेल्टा एम, और इसका मास इंक्रीज हो रहा है प्लस डेल्टा एम। बी का मास बढ़ेगा, ए का मास कम होगा। ऑलवेज याद रखना, पॉजिटिव चार्ज जिस बॉडी पर होता है उसका मास कम होता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है उसका मास बढ़ने लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से उसका चार्ज बढ़ने लगता है। ठीक है, ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें तुमको लिखना क्या है? देखो, ये जो चीज है इसको एज इट इज नोट करना अच्छे तरीके से। अब मैं तुमको लिखना क्या है, कैसे लिखना है वो बता देता हूं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में थ्योरेटिकली तुमको क्या लिखना है वो मैं तुमको लिख के बता दिया है। कई बच्चों को लैंग्वेज लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं कंप्लीट लिख दिया है। पहला पॉइंट डाल के लिख देना इसको, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ए चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना, जिसको फंडामेंटल चार्ज भी हम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट लिख देना, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज ऑफ एनी बॉडी। N क्या है? इंटीजर। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसके बाद में देखो, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, यहां तक कंप्लीट करने के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको पढ़ने, कई टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। साथ में ही चार्ज और मास, इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगली वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके बाद फिर हम कूलम्ब्स लॉ पे चले जाएंगे।